प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, तो सभी बच्चे लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है बच्चों, तो वो होता है सोना। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगाते चलिएगा। ये रहा दूसरा नंबर सवाल। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। वैद्युत धातु कर्म का जो उपयोग होता है वो होता है सोडियम धातु के निष्कर्षण में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है बच्चों। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं। वह कौन सा अयस्क होता है? देखो वो होता है कॉपर पायराइट। कौन सा होता है बच्चों? कॉपर पायराइट तो हो गया, लेकिन बच्चा पार्टी अगर आपसे पूछे कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है तो क्या लगाओगे? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र याद रखिएगा, वो हमारा कौन सा होता है? Cu होता है, FeS2 होता है। याद रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा होगा? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझो। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क तो हम सर हेमेटाइट को कहते हैं। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया, लेकिन बच्चों अगर पूछे हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है तो क्या लगाओगे? हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? वो होता है Fe2 और O3 होता है। अब एक प्रश्न और यहां से बनता है जिसका नाम है, पूछेगा Fe2O3 क्या है, तो ये ऑप्शन में भी दे देगा, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बाइड अयस्क, ये सब दे देगा। लेकिन बच्चों याद रखना है कि ये हेमेटाइट एक प्रकार का ऑक्साइड अयस्क, देख रहे हो यहाँ पे दिया भी गया है, तो देख रहे हो। करेक्ट आंसर जो होगा लगाना बच्चों, अच्छे से समझ के क्लास का करो और जितना मैं बता रहा हूं अलग से उसको भी आप लोग याद करते चलो। चलो जी पांचवा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। पांचवा नंबर सवाल देखो क्या है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रगलन, जिसे कहते हैं स्मेल्टिंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो बच्चों फटाफट से आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए होता है बच्चों? वो होता है कौन सा? सिल्वर और गोल्ड के लिए। अब बता दो कौन सा होगा 6 का करेक्ट आंसर आप लोग ही, वो हमारा हो जाता है Ag। दिया गया ना भाई, अगर Ag हो या फिर Au हो, ये दोनों में से कोई अगर मिल रहा है साइनाइड विधि में तो आप लगा के आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, पायरोलुसाइट। देखो पायरोलुसाइट का अगर सूत्र जान जाओगे ना एकदम मजा आ जाएगा भाई। क्या होता है? MnO2 होता है। अब देखो ये Mn क्या होता है? मैग्नीज होता है बच्चों। देख लो कितना आसान आसान सवाल है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, अपने आप सवाल बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का जो अयस्क नहीं होता है वो पूछा गया। ऐसे जिंक ब्लेंड तो होता है, कैलेमाइन भी होता है, जिंकाइट भी होता है, लेकिन जो नहीं है उसका नाम है बॉक्साइट, क्योंकि ये भैया जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसमें कैसे आ सकता है बच्चों? करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? बताओ कौन सा है जो करेक्ट है? तो वो होता है हमारा सभी अयस्क खनिज होते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? अब बता दो भाई, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग बोलते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं, ये भी याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में पूछा गया, वो होता है आयरन का ऑक्साइड। कौन सा बच्चों? आयरन का ऑक्साइड, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होगा? कॉपर का मुख्य अयस्क होता है CuFeS2। क्या होता है सर? CuFeS2। इसे क्या कहते हैं? कॉपर पायराइट कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का, याद रहेगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? वो होता है फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखो, बड़ा ही आसान आसान सवाल है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब रिपीट करे जाते हैं बच्चों। देखो गैलेना किसका अयस्क होता है? गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS होता है। अब ये PB लगा दो ना, कहां दिखाई दे रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? यहाँ नहीं वाला पूछा गया बच्चों, ये लोहा कहां से आ गया भाई? 15 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लोहा का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखो, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? ये शोधन वाला तो भाई एकदम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए लगा दो। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक रहा कि ये बता दो, एल्यूमिनियम का कम से कम 2 अयस्क आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाता है? हमने जस्ट बताया था ना बच्चों, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं, और स्लैग वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 17 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, क्या है निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? सबसे कम जो पाया जाता है खनिजों में, उसका नाम नाइट्रेट होता है। क्या होता है बच्चों? नाइट्रेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 19 नंबर सवाल, बता दो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होगा बच्चों? CuSO4 इंटू 5H2O। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बच्चों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में, पहले तो याद रख लो, हैबर विधि से क्या बनता है बच्चों? अमोनिया बनता है। उसके उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो वो हो जाता है हमारा लोह मोलिब्डेनम का, यानी कि लोह, और कौन सा? लोहा और मोलिब्डेनम, यानी कि बी में दिया गया है Fe+MO का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया, या फिर मेटाफॉस्फोरिक हो गया, या फिर ये सब ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया, ये सब पूछा जाता है। देखो अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछे, वो होता है H3PO4 होता है। अब अगर ऑर्थोफॉस्फोरस का पूछे बच्चों, वो हमारा क्या होता है? H3 होता है, PO3 होता है। याद रखोगे, ये किसके लिए? ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल के लिए, याद रहेगा। अगर पूछे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, वो होता है HPO3 होता है। ये सब होता है, याद रखना बच्चों, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके चलो, और ऐसे अगर पूछे ये पायरो ऑर्थोफॉस्फोरिक वाला पूछे, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का पूछे, तो वो क्या होता है बच्चों? H4P2O7 होता है। ये भी याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? फ्लोरीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। और बच्चा पार्टी, जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो भाई मेरे आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि डेली क्लास का टाइम हमारा कौन सा है बच्चों? याद होगा, शाम के 6 बजे है डेली क्लास, उसके बाद हमारा शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, तो दोनों क्लास को ज्वाइन भी करिएगा। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को जरूर लाइक करना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस होता है? N2O। क्या कहते हैं बच्चों? N2O किसमें दिया गया है? नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। चलो
24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है? बंधन कोण जिसका सबसे छोटा होता है उसका नाम होता है कौन सा? H2TE। क्या होगा बच्चों? H2TE, यानी कि क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन टेल्यूराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण होता है? शून्य वाला पूछा गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहां से हर एक बार प्रश्न आता है बच्चों, जल्दी से लगा दो। ओके देखो, अगर सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जा रहा है तो वो हमारा जेनॉन होता है, क्योंकि हम बनाते कौन से बच्चों बनाते हैं? XeF2 भी बनता है, उसके बाद XeF4 भी बनता है। बच्चा पार्टी ये तो पता होगा सर, XeF6 भी बन जाता है। उसके बाद क्या बनता है बच्चा पार्टी? पता हो तो चैट सेक्शन में बता दो। XeO3 भी बनता है, उसके बाद भी बनता है XeO4 भी बनता है। ये सब बनता है बच्चों, ये सब याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका आकार भी पूछ देता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 16 वाले तत्व को कहते क्या है। ग्रुप 16 वाले तत्व को कैल्कोजन कहते हैं। और कैल्कोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चों, पता है क्या? जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। ओके, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। ऐसे पोलोनियम जो होता है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सल्फर तो हमारा दिखाई दे रहा है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलियम का पूछा गया H2S2O7। H2S2O7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। चलो 29 नंबर सवाल है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र पूछा गया, एकदम भाई जल्दी से बता दो। वो होता है NaCl। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा। टीन का संकेत क्या होता है? एक बार पूछा गया था कि हीलियम का क्या होता है। भाई ये सब आसान आसान सवाल है। हीलियम का He होता है, टीन का क्या होगा? Sn होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे Tn वाला मत लगाना भाई, गलत हो जाएगा। ये सब आपको फंसाने वाला काम हो रहा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का ए लगा रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। अगर तीन का अगर अयस्क वाला बात हो तो अयस्क कौन सा? SnO2 होता है, ये एक अयस्क है, इसको याद रखना। अगर तीन का अयस्क पूछे तो SnO2 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैसिटी-राइट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के ग्रुप एक के सभी तत्वों को जाना जाता है किस नाम से? देखो एक वाला जो होता है बच्चों वो क्षारीय धातु होता है। एक वाला कौन सा होता है? क्षारीय धातु। दो वाला क्षारीय भूमिज धातु, या फिर इसे क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। अक्रिय गैस ये ग्रुप 18 वाले होते हैं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल देखिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चों। ऐसे सब्जेक्टिव में भी पूछेगा आपसे कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट करें। ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। देखो उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है बच्चों? अपर रूप होता है। आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमसे पूछे श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों इतना लिख देना कि श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, जबकि ये लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि श्वेत फास्फोरस जो होता है ये मोम के जैसा एकदम मुलायम होता है, और उसके बाद लाल फास्फोरस क्या होता है? ये एक चूर्ण जैसा होता है। ये दो दो करके भी लिख दोगे तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तैयार करना है ओस्टवाल्ड विधि। HNO3 अगर तैयार करना है बच्चों तो उसके लिए ओस्टवाल्ड विधि होता है। अगर H2SO4 तैयार करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वो संपर्क विधि के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जिससे कि हरे पौधे सब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हैवर विधि से क्या बनता है बच्चों? जस्ट हमने बताया क्या बनता है? NH3 बनता है बच्चों। ये सब याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? H2S2O7।
लेकिन हमारा बच्चों दिया कितना गया है, ये दिया गया है H2 और SO4 दिया गया, SO4 दिया गया। देखो बच्चों इसमें से घटा दो ना भाई, यहाँ माइनस लगा दो, ऐसे माइनस नहीं लगता भाई, ऐसे कर रहे हैं। देखो 4 में से 3 7, ये 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लो। उसके बाद देखो S1 है, इसमें से ये घटा दो, S1 बचेगा तो S को 1 लिख दो। उसके बाद H2 से H2 गया तो बचा कौन सा भाई, SO3 बचा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। याद रखना, एकदम दिमाग लगाने वाले बात है भाई। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पहले पूछा गया कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, उसके बाद पूछा ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होगा। तो बच्चों याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 35 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है तो जल्दी से लगा दो। हीलियम का सूत्र क्या होगा, देख रहे हो ना, ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है भाई, घबराओ नहीं, इतना आसान आएगा, बस आपको याद करने की जरूरत है। हीलियम का क्या होता है, He होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल का जवाब बता दो, H2SO4 क्या होता है। H2SO4 एक द्विभाषमिक अम्ल है बच्चों। क्या होता है, द्विभाषमिक अम्ल होता है। या फिर पूछे H3PO3 क्या होता है, वे भी द्विभाषमिक अम्ल ही है बच्चों, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 38 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। पहले तो हमने बच्चा पार्टी क्या बताया था कि मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, एक बार चैट सेक्शन में बता दो, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया है। आप लोग जल्दी से बताओ पहले कि ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। तो हमने क्या बताया था कि HPO3 होता है। क्या होता है, HPO3, याद रखना, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में बच्चों, इसीलिए जरूर याद रखोगे। अब बता दो, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी है बच्चों, 3 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। साधारण तापक्रम पर जो द्रव होता है उसका नाम होता है मरकरी। क्या होता है बच्चों, इसी को कभी Hg भी लिख देगा, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस आर्गन होता है। कौन सा बच्चों, आर्गन। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्गन क्या होता है, आर्गन एक ये नॉन रिएक्टिव गैस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल है कि वायु के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं। वायु का पूछा गया तो जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा होगा। वायु के प्रमुख अवयव कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे करके लिखा रहेगा, O2 रहेगा, N2 रहेगा, उसके बाद CO2 रहेगा बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 42 नंबर सवाल है, p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। p ऑर्बिटल का कैसा होता है, डम्बवेल होगा। ये d ऑर्बिटल का डबल डम्बवेल होता है। s ऑर्बिटल का गोलीय होता है, ये भी याद रखोगे। अगर p के जगह s होता तो गोलीय लगाते, अगर p के जगह d होता तो ये डबल डम्बवेल, और p है तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है, sp3। हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, आर्गन एक गैस है। आर्गन एक हमारा जो होता है बच्चों वो एक परमाणविक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 45 नंबर सवाल, और आप बताओगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था जल्दी से बताओ आप लोग फटाफट से बच्चों। 45 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है और वो होगा +3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखोगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है बच्चों वो +3 होती है, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन को खोकर स्थिर आयन बनाता है, जिसे हम लोग कैसे Al3+ लिखते हैं ना भाई, ये तो यही होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, PCl5। जल्दी से बता दो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है इसका ज्यामितीय आकार कैसा होता है, वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल देखो, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जिसका नाम होता है +6। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो 48 नंबर सवाल है कि Cu2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बच्चों ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम में आता है, इसलिए एक दो एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे अगर पूछे Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या फिर पूछेगा Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चा पार्टी।
ये आपको बताना पड़ेगा। अगर Cu2 की बात हो बच्चों, Cu2 प्लस में हमारा कितना होता है 1 होता है, अगर Fe2 प्लस में पूछे तो 4 होता है, और Mn2 प्लस में पूछे तो 5 होता है। जरूर याद रखोगे, ये सब देख लो। अब देखो पूछा क्या गया, Cu2 प्लस, लगता है यही वाला तो है बच्चों, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? अणुचुंबकीय Cu2 प्लस, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु किसे कहा जाता है? वो होता है CuAgAu। कौन सा होता है बच्चों? CuAgAu, यानी कि कॉपर सिल्वर गोल्ड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? नहीं करने वाला कौन सा होगा बच्चों? कॉपर हो जाएगा लगता है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहा का जो सबसे शुद्ध रूप होता है बच्चों, वो पिटवा लोहा होता है, और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बच्चों? 0.12% से लेके 0.25% के बीच होती है। जरूर याद रखोगे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो वो अमोनिया होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा होता है? आयरन का कैथोड बनाकर। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 55 नंबर सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। देखो निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन सा बच्चों क्षारीय भूमिज तत्व, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल पूछा गया आपसे। देखो अगर क्षारीय भूमिज तत्व पूछे बच्चों, तो यानी कि ये ग्रुप 2 वाला होता है। कौन सा बच्चों? ग्रुप 2 वाला। और अब बता दो कौन सा होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए। आपको याद रखना है, क्षारीय भूमिज तत्व आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्व होते हैं, जिसमें कि हमारा कौन कौन सा होता है? बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, रेडियम होता है। इसमें हमारा देखो कोई भी नहीं मिल रहा है बच्चों, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। होगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे सोडियम कैसे लगा सकते हो भाई? ये क्षारीय धातु का होता है और हमारा क्षारीय भूमिज तत्व है, तो ये नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 56 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और अगर अंतः संक्रमण तत्व पूछे बच्चों, वो एफ ब्लॉक का होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 57 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस ग्रुप के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो बच्चों हमने तो जस्ट बताया। अब बोलोगे सर इसमें तो एफ ब्लॉक वाला काम ही नहीं हो रहा है, तो ये सब नहीं होगा भाई। ये हमने बताया कि अगर 4F रहे, 4F होता है लेंथेनाइड में और 5F एक्टिनाइड में, यानी कि एफ ब्लॉक कौन सा होगा? लेंथेनाइड और कौन सा? एक्टिनाइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना बस इसमें 4F स्तर होता है और इसमें 5F वाला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? जल्दी से बता दो, जल्दी फटाफट से। द्रव अवस्था में कौन सा? मरकरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 59 नंबर सवाल है, संक्रमण धातुओं की कुल श्रेणियां कितनी है? संक्रमण धातुओं की कुल ज्ञात श्रेणियां 4 होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में, अभी जस्ट हमने बताया ना बच्चों, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, देखो उसी स्तर पे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो 4F वाला लेंथेनाइड होता है, और 5 अगर 5F भरता वो हमारा एक्टिनाइड होता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 61 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी होता है? लगता है ये तो राहुल साहब का नियम है, P बराबर क्या पड़े बच्चों? P0x वाला बात हो रहा है, यानी कि ये मोल अंश के समानुपाती होता है बच्चों। मोल अंश को बताने के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे
बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या कहते हैं? वो उसे हम लोग कहते हैं सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 63 नंबर सवाल है कि विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है? विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो निर्भर करती है वो हमारे विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों पर निर्भर करती है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 64 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? वो होता है एचसीपी और सीसीपी। क्या होता है सर? एचसीपी और सीसीपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस होता है? जालक ठोस पूछा गया भाई मेरे, जल्दी से बता दो। जालक ठोस यानी कि नेटवर्क वाला बात हो रहा है क्या बच्चों? और नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? सहसंयोजक ठोस भी बोलते हैं। अब याद आया क्या? अब हमारा हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्ज हुआ, यही सब तो होता है, लेकिन याद रखोगे जालक ठोस कहते हैं सहसंयोजक ठोस को या फिर नेटवर्क ठोस को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर अगर आप सही लगा सकते हो तो जल्दी से लगाओ। क्या वो चालक ठोस है? क्या वो जालक ठोस है? क्या वो सहसंयोजक ठोस है? क्या वो आयनिक ठोस है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? और बच्चों आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए चालक ठोस तो कहेंगे। उसके बाद देखो इसे हम लोग जालक ठोस कहते हैं, ये अभी हमने जस्ट ऊपर बताया। उसके बाद सहसंयोजक ठोस इसी को कहते हैं, तो ये भी होगा। लेकिन आयनिक ठोस कैसे हो सकता है भाई? आयनिक ठोस एक अलग है, याद रखोगे। अगर आयनिक ठोस की अगर बात करें तो जैसे NaCl, क्या बच्चों ये KCl हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा आयनिक होता है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है? विस्थापन दोष कहा जाता है फ्रेंकल दोष को। किस दोष को बच्चों? फ्रेंकल दोष को। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने प्रश्न 68 नंबर सवाल, बताओ क्वार्ज क्या होता है? क्वार्ज पूछा गया, ना कि क्वार्ज ग्लास। अगर बच्चों क्वार्ज के जगह क्वार्ज ग्लास होता तो अक्रिस्टलीय ठोस लगा देते, अतिस्थित द्रव लगा देते, आभासी ठोस लगा देते। लेकिन हमारा जो पूछा गया है क्वार्ज क्या होता है, तो क्वार्ज हमारा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है बच्चों, यानी कि ये क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। अब आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? और आपका आंसर होगा सर कणों की संख्या पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में होता है कोलाइडी गंधक का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चा पार्टी। और हाँ, जितने बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर अंग्रेजी मीडियम के हो, तो नहीं लिए हो, तो भाई जिसे लगता है कि सर अब लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, तो बच्चों उस नोट्स को आप मात्र 30 दिन अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, एक विषय में मात्र आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साथ में हिंदी का तो फ्री में मिल ही जाता है। तो कॉल करिएगा, मात्र 199 में दिया जा रहा है, 7070 82 1685 नंबर पे, और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा बच्चों। एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन है, अगर आप एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन भी याद करोगे तो भाई एकदम बहुत अच्छे कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। हम गारंटी ले सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों इसे जरूर पढ़िएगा, कॉल करिएगा और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, खूब मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि भाई अगर सपना अगर बड़ा है, कुछ अच्छा करने का है, तो भाई मेहनत भी उसी तरीका से होना चाहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।